हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती का भाग नंबर 16 है। इससे पहले मैंने 15 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करके रख दिए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो को देखने से पहले एक चीज़ और है कि जो छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर चल रहा है, ठीक है, उसको भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। और कल से मैं जो है छत्तीसगढ़ में अभी जो प्यून भर्ती है, जो चपरासी का भर्ती है, लगभग 50 दिन बचा है उसका एग्ज़ाम होने को। 25/9 को उसका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी मैं जो है प्रैक्टिस सेट लगातार जो है डेली का लाऊंगा मैं। तो फिर साथ में यहाँ चलते रहेगा, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का जो नोटिफिकेशन है, जो प्री होना है, उसका अभी नहीं आया है। लेकिन फिर भी जब तक नहीं आया तब तक हम लोग जो है कंटिन्यू इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो चलते वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको हम पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि होमवर्क में निम्न में से किस नदी की मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो बहुत से लोगों ने जो कमेंट किया है, बिल्कुल सही बात है। तापी नदी पर जो है डेल्टा नहीं बनता है। बाकी कावेरी नदी है, महानदी है, गोदावरी नदी है, इन तीनों नदी पर जो है डेल्टा बनता है। लेकिन तापी नदी पर जो है डेल्टा नहीं बनती है, और तापी नदी गुजरात में बहने वाली नदी है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो ग्रीन कलर में है वहाँ करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है। करंट अफेयर का मैं अतिरिक्त वीडियो नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि इसी में जो है चार पांच क्वेश्चन को डाल डाल कर जो है आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने कहाँ पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। भारतीय सेना ने कहाँ पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। सुरक्षा मंथन 2022 एक कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, इसका आंसर जाएगा जोधपुर। जोधपुर में किया गया है सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन है। और यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी लिख दिया है कि भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। सबसे पहली बात समझना, सीमा और जो तटीय सुरक्षा के जो पहलुओं पर सुरक्षा मंथन का जो है आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया है। तो यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम की जो संसद है, उसके द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार है, वहाँ किस भारतीय को प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर जाएगा तनुजा नेसारी। तनुजा नेसारी को यहाँ प्रदान किया गया है। और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की निदेशक है अभी कौन, तनुजा नेसारी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा किन 4 नामों को राज्यसभा में नामित किया गया है, मनोनीत किया गया है। देखो, राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, और लोकसभा में कितना है, 2 सदस्यों को। ये जो है राष्ट्रपति करता है। हालांकि राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता है, जब तक जो मंत्रिमंडल या फिर जो सत्ता पक्ष है वहाँ प्रस्ताव नहीं देता तब तक वो नहीं करता है ना, लेकिन राष्ट्रपति ही करेगा। तो इसमें जो है सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा किन 4 नामों को राज्यसभा में नामित किया गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका आंसर मैंने नहीं लिया है, क्योंकि इसमें जो चारों ऑप्शन है वहाँ बिल्कुल सही है। जैसे पीटी उषा है, उस्ताद इलैया राजा है, बीरेंद्र हेगड़े है, केवी विजेंद्र प्रसाद हैं। तो इन चारों का जो है नामित किया गया है राज्यसभा के लिए। और यहाँ पर कुछ टिप है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो पीटी उषा है, पीटी उषा है वहाँ स्पोर्ट से है, खेल से संबंधित है। उसके बाद है उस्ताद इलैया राजा है, वहाँ संगीत के क्षेत्र से है। उसके बाद वीरेंद्र हेगड़े जो है आध्यात्मिक क्षेत्र से है। और केवी विजेंद्र प्रसाद जो है वहाँ एक लेखक है, पटकथा लेखक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चारों जो क्षेत्र है, जो ख्याति प्राप्त क्षेत्र है, उससे 4 लोगों को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। और जो नामित करने का जो अधिकार रहता है वहाँ अनुच्छेद 80 में कहा गया है, अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राष्ट्रपति इसे मनोनीत करता है। राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे, जिसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर के साथ साथ जो मैं आप लोगों को अतिरिक्त फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज़ का जो अतिरिक्त फैक्ट बताता हूँ टिप के माध्यम से, आप उसको ज़्यादातर नोट करना, उसको याद करना, क्योंकि वही जो क्वेश्चन आंसर रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं डिप के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है भारतीय विश्वविद्यालय संघ के रूप में, इसका जो है अध्यक्ष के रूप में। तो इसका आंसर जाएगा सुरंजन दास। सुरंजन दास को नियुक्त किया गया है।
इम्पोर्टेंट क्या है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना 1925 में की गई। 1925 में भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रख्यात इतिहासकार दास को एक साल पहले AIU का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस गांधीवादी विचारधारा स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया? तो कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी था जो कि गांधी विचारधारा से प्रेरित था, जिनका अभी हाल ही में वहाँ देहांत हो गया, इसका निधन हो गया? तो इसका आंसर जाएगा P गोपीनाथ अय्यर। P गोपीनाथ अय्यर का निधन हो गया है। 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। भूदान और ग्रामदान जैसे कार्यों में विनोबा भावे का साथ भी दिया था और भारत सरकार ने 2016 में इसे पद्मश्री से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के पहले क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में मातृ शिशु दर को कम करने के लिए संचालित योजना का क्या नाम है? मातृ शिशु दर यानी कि जो प्रसव के दौरान जो महिलाएं कई बार जो है दुर्घटना हो जाती है, यानी कि जिसका निधन हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए, मातृ शिशु दर को कम करने के लिए जो है संचालित योजना का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना है जो राज्य में मातृ शिशु दर को कम करना है। इसमें जो मृत्यु आएगा है ना, मातृ शिशु दर की जो मृत्यु पन है उसको कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि जननी सुरक्षा योजना का जो शुभारंभ है वहाँ 2005 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा सही नहीं, इसको आपको बताना है। जैसे कि खुड़िया बांध है, तो खुड़िया बांध किससे संबंधित है? मनियारी नदी से, ये बात बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्या बोल रहा है कि खूंटा घाट बांध है जो कि खारंग नदी से है, ये भी सही बात है। मिनी माता बांगो बांध, ये हसदो नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा है बोध घाट बांध जो कि सबरी नदी पर है, यहाँ गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4th नंबर आ जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। जो खुड़िया बांध है उसका जो पुराना नाम क्या है? राजीव गांधी परियोजना। राजीव गांधी परियोजना कहा जाता है, जिसका जो निर्माण है मनियारी नदी पर 1924 और 30 में स्थापित किया गया। खूंटा घाट जो बांध है उसे संजय गांधी जलाशय भी कहा जाता है, जिसका निर्माण खारंग नदी पर 1920 और 31 में स्थापित किया गया था। मिनी मतलब बांगो जो बांध है, इसका जो निर्माण है हसदो नदी पर 1967 में स्थापित किया गया था। उसके बाद बोध घाट, जो बोध घाट बांध है, इसका निर्माण सबरी नदी पर नहीं बल्कि इंद्रावती नदी परियोजना दंतेवाड़ा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में गोंचा पर्व कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं गोंचा पर्व बस्तर में? इसका आंसर जाएगा आषाढ़ में। अभी हाल ही में जो मनाया था बस्तर में गोंचा पर्व, तो आषाढ़ मास में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसदेवा गायन का कथानक निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको सभी लोग जानते हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान नहीं है, है ना? आप लोग समझना इसको। बसदेवा गायन का कथानक मतलब जो बोलते हैं वह किस क्षेत्र में बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या जाएगा? श्रवण। जो श्रवण कुमार है ना, जो अपने माता पिता, अंधे माता पिता को जो कांवड़ यात्रा कराए थे, तो उसी के बारे में है बसदेवा गायन। अब बसदेवा गायन क्या होता है कि बसदेवा गायन को हरबोले भी कहा जाता है, भटरी बाभन भी कहा जाता है और जय गंगान के नाम से जाना जाता है। खासकर से छत्तीसगढ़ के लोग ज़्यादातर इसको जय गंगान वाले के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें माता पिता, भगवान, पुत्र व सीख वाले कथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा छत्तीसगढ़ के त्योहार होते हैं जिसमें पसहर चावल का उपयोग होता है? तो इसका आंसर जाएगा खरमच्छठ। खरमच्छठ अभी जो आने वाली है ना, जिसमें माताएं अपने बच्चों के लिए उपवास रहती हैं, तो इसे कहा जाता है करमच्छठ भी कहा जाता है, हलषष्ठी भी कहा जाता है, जिसका जो मनाते कब मनाते हैं? भादो या फिर भाद्र माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? भाद्र माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाए जाते हैं। अब जो देखो पसहर चावल क्या है? ऐसे चावल जो बिना उगाए उग जाता हो और उसमें ना हल चलाते हो और जो है ना उसमें दवाई छिड़कते हो, फिर भी वहाँ उग जाता है। और उसको जो है जो काटने के लिए हाथों का प्रयोग करते हैं, सिर्फ जैसे कि जो हंसिया रहते हैं, ठीक है, उसका प्रयोग नहीं करते, सीधा हाथ से ही उसको तोड़ लेते हैं, उसको सुखाकर चावल बनाते हैं, तो उसी को कहा जाता है पसहर चावल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा? तो केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई परियोजना का लाभ मिलेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को। रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को केलो परियोजना से जो सिंचाई सुविधा है इसका लाभ ज़्यादातर मिलता है। केलो नदी पर बना है उद्गम स्थल लुडेंग पहाड़ी लेलुंगा है जो कि रायगढ़ में है, और महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है, और इसका अन्य नाम है केलो परियोजना का दिलीप सिंह जुदे परियोजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सब इंस्पेक्टर के लिए है, सीजीपीएससी के लिए भी है, शिक्षा कर्मी के लिए भी है, पीयून के लिए भी है, तो सभी के लिए है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है व्यापम और जो पीएससी बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्यौहार मनाते हैं? इसका आंसर आ जाएगा उरांव जनजाति। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आते हैं। सरहुल त्यौहार उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। अक्सर ये लोग जो है चैत्र पूर्णिमा को मनाते हैं, और इस नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे प्रकृति की पूजा नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 से पूर्व छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आरंभिक तौर पर कितने जिले थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कन्फ्यूजन वाले प्रश्न है। कैसे? इसमें क्या बोल रहा है कि 1973 से पूर्व मतलब 1973, उसके बाद जो और नीचे है जो राज्य बना है यानी कि जो जिला बना है उसके बारे में नहीं बोला है, 1973 के पूर्व बोला है। तो फिर कितने जिले थे? इसका आंसर आ जाएगा 6 जिले थे। कौन कौन से मैं बताया? तो यहाँ पर सबसे पहले रायपुर बना था 1861 में, फिर बिलासपुर बना था 1861 में, दुर्ग बना है 1906 में, उसके बाद है सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर 1948 में बने थे। यानी कि जो 3 जिले थे, अभी हालांकि इसका संभाग हो गया है, तो 3 जिले थे 1948 में बने थे। तो कुल मिलाकर 1973 के पूर्व जो है छत्तीसगढ़ में 6 जिले विद्यमान थे। लेकिन अगर 1973 तक वो पूछता है ना, उसमें 1973 को भी शामिल करता है, तो फिर वहाँ पर राजनांदगांव भी आ जाएगा, क्योंकि 1973 में राजनांदगांव का निर्माण भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता की दृष्टि से सबसे साक्षर जिला है? तो अभी वर्तमान में साक्षरता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे साक्षर जिला कौन सा है? दुर्ग जिला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रशासन संचालित करने वाली प्रमुख इकाइयाँ निम्नलिखित है। तो छत्तीसगढ़ में जो शासन को यानी कि जो प्रशासन को संचालित करने वाली इकाइयाँ कौन कौन सी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। एक है मंत्रिमंडल है, एक है मंत्रालय है, एक विधानसभा है और एक संचालनालय है। तो इसका आंसर आ जाएगा सही 3rd नंबर, यानी कि आ, ब और द, यानी कि मंत्रिमंडल, मंत्रालय और संचालनालय है, ना कि विधानसभा। विधानसभा जो है प्रशासन को संचालित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो मराठों ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में स्थापित अपनी राजधानी कहाँ पर की थी? इसका आंसर आ जाएगा रतनपुर। रतनपुर को बनाया था अपनी राजधानी, और रतनपुर को मराठों की प्रथम राजधानी कहा जाता है, और प्रथम शासक हुए थे बिम्बाजी भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, चामुंडा सिंहदेव, मोहन सिंहदेव, उमेन सिंहदेव और अमर सिंहदेव, इन चारों में से आपको बताना है कि कलचुरी शाखा जो कि रायपुर की कलचुरी शाखा है उससे संबंधित है। इसका आंसर क्या रहेगा? 4th रहेगा, 1, 3 और 4। चामुंडा सिंहदेव, उमेन सिंहदेव और अमर सिंहदेव जो है कलचुरी शाखा के संबंधित थे, लेकिन मोहन सिंहदेव नहीं थे, क्योंकि ये जो है मराठाकालीन शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1932 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें रायपुर जिले में नेतृत्व कौन किया था? इसका आंसर आ जाएगा राधाबाई। राधाबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईना ए छत्तीसगढ़ के लेखक कौन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आईना ए छत्तीसगढ़ के लेखक कौन हैं? इसका आंसर आ जाएगा शंकर पांडे। शंकर पांडे आईना ए छत्तीसगढ़ के लेखक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, भारत में कुल कार्बन स्टॉक यानी कि संग्रह के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? देखो, कुल कार्बन स्टॉक मतलब होता क्या है? जैसे कि कोई राज्य है वहाँ पर अगर पेड़ की औसत जैसे कि संख्या ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि जो पेड़ है वहाँ मनुष्य द्वारा जो निकलने वाली जो गैस है, मनुष्य द्वारा जो निकलने वाली गैस है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती है, उसके जगह जो है O2 यानी कि जो ऑक्सीजन को बाहर निकालती है।
तो इससे हुआ क्या, जो कार्बन है यानी कि जो CO2 है उसको जो है संग्रह कर लेती है, उसके बाद जो है ऑक्सीजन निकाल देती है। तो इसी को कहा गया है कि कुल कार्बन स्टॉक यानी कि संग्रह के मामले में छत्तीसगढ़ के स्थान कौन सी है। तो इसका आंसर आ जाएगा तृतीय स्थान पर रखते हैं। तृतीय स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, द्वितीय स्थान पर है मध्य प्रदेश। और जो छत्तीसगढ़ का जो तृतीय स्थान है वहाँ 496 मिलियन टन कार्बन स्टॉक करता है। 496 मिलियन टन जो है कार्बन का संग्रह करता है। वनों की कार्बन सोखने की क्षमता है कार्बन स्टॉक, वनों की कार्बन सोखने की क्षमता है कार्बन स्टॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन योजना के तहत रागी का समर्थन मूल्य कितनी है। मिलेट मिशन योजना के तहत जो है कोदो, कुटकी और रागी का जो है समर्थन मूल्य दिया जाता है। उसमें से रागी का समर्थन मूल्य कितना है, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 3,777 रुपये है। 14 वन बाहुल जिलों में कोदो, कुटकी और रागी का उत्पादन को प्रोत्साहन करने की योजना पर काम शुरू हुआ है, जिसमें कोदो की रेट कितनी है समर्थन मूल्य के हिसाब से MSP में 3,000 रुपये है, और कुटकी में 3,000 रुपये है, और रागी में 3,377 रुपये है। इसको याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं। तो स्त्रियां जो गला में पहनती है वह कौन सा आभूषण है, इसका आंसर क्या रहेगा, सुतिया। जो सुतिया है उसको पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब हुई है। तो रायपुर में जो प्रथम आवासीय विद्यालय है कौन से, प्रयास की स्थापना कब हुई है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2010 में। 2010 में किया गया था रायपुर में प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की जो स्थापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासत्व शब्द है। तो दासत्व जो शब्द है वह कौन सा शब्द है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो इसका आंसर आ जाएगा भाववाचक शब्द है। देखो दासत्व मतलब होता है दास, दास बन के रहना, लेकिन दास बन के हालांकि इंसान रहता है, लेकिन जो भावना शब्द है, जो शब्द है दासत्व वहाँ एक भावनात्मक शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्म क्रिया का प्रयोग है। तो किस वाक्य में पूर्ण रूप से द्विकर्म क्रिया का प्रयोग है। दोस्तों इससे जो है 2015 के जो PSC एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था। तो इसका आंसर जो व्यापम ने लिया है, जो PSC ने लिया है, इसका आंसर जो है चौथा है, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। यहाँ वाक्य में पूर्ण रूप से द्विकर्म क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है, देखो यहाँ पर हीरा, पीतल, अस्त्र, यमुना, इन चारों में से जो ऑप्शन है इसका आंसर रहेगा यमुना। जो यमुना शब्द है वहाँ पुल्लिंग नहीं है, बाकी हीरा, पीतल पुल्लिंग है और यमुना स्त्रीलिंग है। आपको याद रखना है कि जो नदियों के जो नाम है वहाँ स्त्रीलिंग होता है। अपवाद के रूप में कौन कौन से है, सोन, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये चार जो नदी है वहाँ पुल्लिंग की श्रेणी में आता है, ना कि स्त्रीलिंग में। और बाकी जो है जितने भी नदी के नाम है वहाँ स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनापन शब्द है। तो अपनापन जो शब्द है वह कौन सा शब्द है, यहाँ संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द में भाववाचक संज्ञा है अपनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां का मूल नाम था। तो चंगेज खान का जो मूल नाम है उसका नाम क्या नाम था, मूल नाम, इसका आंसर क्या जाएगा, तमुचिन। तमुचिन जो है इसका मूल नाम है चंगेज खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कौन से शासक हुए जिन्होंने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा चौथा नंबर, धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक जो कि मिताक्षरा किसने लिखी है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है मिताक्षरा। तो किसने लिखी है, इसका आंसर जाएगा ज्ञानेश्वर। इसको कहा जाता है संत ज्ञानेश्वर, जो कि महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों का यानी कि कीर्तन को माध्यम बनाया है ना। तो कौन से ऐसे संत हुए हैं जिनका मानना था कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को अपने पास अनुभव करना है, तो उसके लिए नृत्य और गीतों का सहारा लिया जा सकता है, कीर्तन करके सहारा लिया जा सकता है। तो इसका आंसर जाएगा चैतन्य महाप्रभु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में
स्वीकार किया गया था। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1928 में जो सर्वदलीय सम्मेलन किया गया था उसको जो है अध्यक्ष उस समय के जो अध्यक्ष हुए थे कौन थे? इसका आंसर जाएगा डॉक्टर अंसारी। डॉक्टर अंसारी उसके अध्यक्ष हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया। तो संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास है भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1935। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वर्तमान के जो संविधान बना है उसके लगभग सभी शब्दों को उठाया गया है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के कौन से ऐसे अनुच्छेद है जिसमें राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसे लिया गया है? और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका जो है कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का द्योतक है? यानी कि जब बैरोमीटर का जो पारा रहता है अचानक अगर गिर जाता है तो किस बात का संकेत मिलता है? इसका आंसर आ जाएगा आंधी और तूफान। आंधी और तूफान आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे शून्य से संचरण नहीं कर सकती? तो कौन सी तरंगे है जो शून्य से संचरण नहीं कर सकती? तो इसका आंसर आ जाएगा ध्वनि ऐसा है, ध्वनि तरंग ऐसे है जो शून्य से संचय नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग है। तो प्याज में जो खाने वाला भाग है जो खाते हैं हम लोग वहाँ कौन सी भाग है? इसका आंसर जाएगा तना आ जाएगा, है ना, इसे कहा जाता है तना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो कोई भी जैसे श्रृंखला रहता है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो इसका आंसर जाएगा शाकाहारी। जो शाकाहारी व्यक्ति रहते हैं या फिर शाकाहारी कोई भी जीव रहते हैं वह जो खाद्य श्रृंखला चलता है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। हालांकि जैसे कि घास है, ठीक है, तो घास को उपभोक्ता नहीं कहा जाता है क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक उगा है। उसको जो खाने वाले जैसे कि कीट है, मेंढक है या फिर गाय है, तो ये जो है वह प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में पाचक का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो किस अंग में संपन्न होता है पाचन का अधिकांश भाग जो है? इसका आंसर आ जाएगा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए जो प्रश्न है वह बाघों को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है आप लोगों को बताना है यहाँ पर 29 जुलाई है, 19 अप्रैल है, 17 अगस्त है और 25 जुलाई है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।